ई टू वीज़ा जो कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करने वाले उन एलियन इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अच्छा, ई टू वीज़ा की जो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है उसमें ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बिजनेस में करनी होती हैं, किसी भी एक्टिव बिजनेस में। चाहे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अब ये इन्वेस्टमेंट्स आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती हैं। यानी एक फुली एक्टिव बिजनेस जो है, रेडी टू ऑपरेट बिजनेस जो है, वो आपका होना चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन से पहले, और उसी की बेस के ऊपर आपकी वीज़ा की जो पिटिशन है वो सबमिट होती है, या वीज़ा की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एक बड़ा चैलेंज होता है वो सिलेक्शन ऑफ राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। सिलेक्शन ऑफ राइट बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि कौन से ऐसी बेसिस हैं, ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिन पे आप अपने बिजनेस जो है वो एक सही बिजनेस को सिलेक्ट कर सको। एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप वो बिजनेस सेलेक्ट कीजिए कि जिसमें या तो आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, या आपका एक्सपीरियंस है। तो पैशन हो या एक्सपीरियंस हो, या जिसके बारे में आपको नॉ हो, वही बिजनेस है सबसे सूटेबल बिजनेस होता है। और जब आप एक सही बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उसके बाद आप उस बिजनेस को बिल्ड करते हो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप कोई नया बिजनेस बिल्ड करते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हो। यहाँ पे एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बिजनेस आप बिल्ड करते हो, ये टाइम सेंसिटिव बिजनेस होता है। टाइम सेंसिटिव से क्या मुराद होती है कि जब आप बिजनेस के लिए अपनी कमिटमेंट करते हो, बिजनेस का प्रोसीजर स्टार्ट करते हो या इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो आपके पास उस बिजनेस को, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वीज़ा सबमिट करने के लिए जितना जल्दी, जितना क्विकली आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, उतना आपके लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल होता है। क्योंकि जो एक एक्टिव बिजनेस होता है उसकी एक कॉस्ट होती है जो कि कांस्टेंट बेसिस के ऊपर ऐड हो रही होती है। तो आज इस वीडियो में मैं एक सेंसिटिव केस स्टडी जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक हमारे एग्जिस्टिंग एक क्लाइंट की केस स्टडी है जिसमें टाइम सेंसिटिविटी की वजह से काफ़ी सारे जो है वो एक्सपेंसेस अनफोर्सीन आए, काफ़ी इवन लॉस भी हुआ बिजनेस में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ई टू की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि हाउ द टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ योर ई टू वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर ई टू वीज़ास क्वालिफाई करना चाहते हैं। जब बात ई टू वीज़ा के लिए बिजनेस प्रेपरेशन की होती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स परचेज कर सकते हो, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो आज इस वीडियो में मैं जो केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बिजनेस स्टार्टअप का एक प्रोजेक्ट है जो कि क्लाइंट ने आज से कुछ साल पहले जो है वो ई टू के लिए स्टार्ट किया था। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से कुछ तकरीबन 3 साल पहले के करीब एक हमारा मिडिल ईस्टर्न क्लाइंट था जो मिडिल ईस्ट में एक बड़ी अच्छी रेप्यूटेड जॉब कर रहे थे एक पोजीशन पे। ही इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, और उन्होंने जो है वो अपना ई टू का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। ही वाज इंटरेस्टेड इन रेस्टोरेंट बिजनेसेस या ग्रोसरी के बिजनेसेस में, बट उनका बजट बहुत थोड़ा था, विच वाज समवेयर अराउंड $50,000। और इस वजह से कोई एक क्वालिफाइंग बिजनेस जो है, मोर लाइकली जो रिटेल के क्वालिफाइंग बिजनेस होते हैं, वो इस बजट में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या ऑलमोस्ट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 50,000 के बजट में कोई एक क्वालिफाइंग बिजनेस ऑन कर सको। तो हमने ये प्लान किया कि उसको हम किसी होम सर्विसेज के बिजनेस में, जो कि सर्विस इंडस्ट्री के बिजनेसेस हैं, जो कि स्मॉल स्केल की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं, हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ताकि हम एनीथिंग बिटवीन $50,000 to $100,000, $70,000 to $80,000 की इन्वेस्टमेंट से वो बिजनेस को लॉन्च किया जाए। अच्छा, अब ये चूंकि डॉक्टर साहब थे, इनके अपनी जॉब भी चल रही है और एक बड़ा बिजी प्रोफाइल था, बिजी स्केजुअल था उनका, तो इन्होंने अपनी वाइफ को मेन एप्लीकेंट बनाने का डिसाइड किया ताकि इनको वर्क ऑथराइजेशन मिल सकें और अपनी जॉब को भी कर सकें और यहाँ पे अमेरिका में आके भी अपनी जो है वो जॉब कंटिन्यू कर सकें।
तो एक होम सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब होम सर्विसेज में होता क्या है, या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में जो बिजनेस है उसमें होता क्या है कि स्टार्टअप में आप डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, आप रेंट लेते हो, ऑफिस लीज करते हो, कंपनी बनती है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन हैं, टैक्स रजिस्टर हुआ, उसके बाद जैसे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर आया, ऑफिस में फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स आए आपके, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, आपके ऑफिस का फर्नीचर, इंटीरियर्स, ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद जो है वो उस बिजनेस की चूँकि रिक्वायरमेंट ऐसी थी, उसके लिए एक गाड़ी परचेज़ की, और उसके जो है वो सप्लाईज, उसके टूल्स और बिजनेस की जो होम सर्विसेज की जो इक्विपमेंट्स है वो सारे परचेज हुए, उनकी सप्लाईज परचेज हुई। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि सर्विसेज बिजनेस है तो सर्विसेज बिजनेस में आपको डिजिटल एसेट्स जो है वो क्रिएट करने होते हैं, वेबसाइट क्रिएट हुई, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो एजेंसीज हायर हुई जिनको हमने जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो है वो ऑनबोर्ड किया, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट हुआ, यूनिफॉर्म्स प्रिंट हुए, यानी पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो सारा रेडी हुआ। अब ये सारा जो प्रोसीजर है, ये सारा जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये 3 से 4 महीने में या 5 महीने में आप ये कंप्लीट कर लेते हो। बट चूंकि ये क्लाइंट जो है वो थोड़ा इनका स्केड्यूल बिजी था, तो बड़े ड्रैग डाउन प्रोसेस में, यानी ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करते करते तकरीबन जो है वो 10 से 12 महीने लग गए। बजट्स अरेंज हो रहे थे और उनकी कमिटमेंट्स और उनके तरफ से जो है वो क्लाइंट की तरफ से कॉपरेशंस और वो सारी चीज़ें करते करते तकरीबन 8-10 महीने से ज़्यादा जो है वो टाइम ये सारे बिजनेस को सेटअप करने में लग गया। अच्छा, वंस द बिजनेस इज रेडी, हमने बिजनेस प्लान उसका प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज प्रिपेयर की, होल एप्लीकेशन पैकेट जो है वो प्रिपेयर करके क्लाइंट को हैंड ओवर किया कि देन ही कैन गो टू अटॉर्नी और ही कैन गो ऑनलाइन एंड गेट हिज एप्लीकेशन सबमिटेड। देन अगेन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पा रहे थे, उनको प्रोसीजर नहीं समझ आ रहे थे। देन वी रिकमेंडेड हिम कि आप अटॉर्नी को एंगेज कर लो ताकि अटॉर्नी आपके बिहाफ पे इसको फास्टली जो है वो प्रोसेस कर सके। तो अटॉर्नीज हायर करने में, उनको एंगेज करने में टाइम लगा। एंड व्हेन दे गेट information about the charges and the fees of attorney, तो ही डिसाइडेड कि यार चूंकि उनका बजट थोड़ा है तो ही अगेन गो एंड ट्राई टू सबमिट द एप्लीकेशन बाय हिमसेल्फ, विच इज ओके, विच इज एक्सेप्टेड प्रोसेस एज पर द E2 के एज अ बिजनेस कंसल्टेंट हम आपका बिजनेस प्रिपेयर करके और पूरा एप्लीकेशन पैकेट जो है वो रेडी करके देते हैं। एंड देन फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन यू कैन डू ऑन योर ओन और यू कैन हायर एन अटॉर्नी जो आपकी पिटीशन जो है वो सबमिट करता है। तो अब इन साहब ने जो है वो पिटीशन सबमिट करने की कोशिश की, ही मेक सम मिस्टेक और एम्बेसी की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा था, इनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही थी। ये सारा प्रोसीजर करने में तकरीबन इनका 1 साल से ज़्यादा टाइम फिर लग गया। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेक्स्ट पूरा बिजनेस रेडी करने के बाद जो 1 साल आपने लगा दिया या चंद महीने आपने लगा दिए, इस ड्यूरेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वो जो बिजनेस आपने इनिशियल में स्मॉल स्केल का एक बिजनेस सेटअप किया था, उस बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास ऐड ऑन होना शुरू हो जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इस क्लाइंट ने इनिशियल अपना कॉन्ट्रैक्ट किया लीज एग्रीमेंट का, तो 3 महीने की जो है वो रेंट पे किया। उसके बाद प्लान ये था कि आप सबमिट कर दोगे, आप यहाँ पे आपका वीजा इशू हो जाएगा, आप यहाँ पे आओगे और उसके बाद देन यू कैन कंटिन्यू द ऑफिस। बट नेचुरली व्हेन ही पॉज्ड द एप्लीकेशन मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल ड्यूरेशंस में जो है वो एप्लीकेशन पॉज की गई, तो वो मल्टीपल टाइम पे जब एप्लीकेशन को पॉज करोगे तो वो जो लीज एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो गया। ऑफ कोर्स अब यू आर नॉट पेइंग एंड यू आर नॉट कंटिन्यूइंग, तो नेचुरली लीज एग्रीमेंट आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह जो आपने मार्केटिंग आईटी के ऊपर जो है वो स्पेंडिंग्स की, तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की एक लाइफ है। आप एक सर्टेन टाइम के लिए एसईओस करते हो या मार्केटिंग एड स्पेंड्स करते हो या आप जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो, वो आपने जब उसको पॉज कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका ख़त्म हो गया। जो पैसे आपने दिए उनके अगेंस्ट में जो आपको सर्विसेज मिली, जो आपका प्रोफाइल क्रिएट हुआ, दैट इज़ आल्सो गुड फॉर नथिंग नाउ। अच्छा, इसी तरह सप्लाईज जो ली, इक्विपमेंट्स जो लिए, वो सप्लाईज की भी एक्सपायरी डेट है, वो भी वेस्ट हो गए। नाउ अनदर चैलेंज वाज कि आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी की एनुअल मेंटेनेंस होती है, उसके एनुअल रिन्यूअल्स होते हैं, उसके आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, आपने रिन्यूअल चार्जेस पे करने हैं, इंस्पेक्शंस हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने अपनी गाड़ी को जो है वो मेंटेन रखने के लिए आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं। उस गाड़ी को पार्क करने के लिए जो पार्किंग स्पेस है उसका रेंटल अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये ऐसे रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं जो ओवर द पीरियड आपको कंटिन्यू बेसिस पे करते रहने हैं। द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग ऑफिस रेंट, द ऑफिस लीज एक्सपायर्स, द मोमेंट यू स्टॉप पेइंग अ कार पार्किंग फीस,
गाड़ी की पार्किंग खत्म हो गई, अरे आपने गाड़ी को रिन्यू नहीं किया तो गाड़ी का रिन्यूअल जो है वो आपका पेंडिंग हो गया, गाड़ी सस्पेंड हो जाती है या फाइल सस्पेंड हो जाती है, मार्केटिंग के बजट आपके स्पेंड हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ओवर द नेक्स्ट 1.5 ईयर ये जो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट्स थी ये अब उनका लॉस हो चुका है, बिकॉज ना तो बिजनेस ऑपरेट हुआ, ना बिजनेस एग्जीक्यूट हुआ, ना स्टार्ट हुआ, और ना उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की। अब लेटली जो है वो जब वो अपने तमाम मसरूफियात से फारग होके एंड देन ही स्टार्ट डिसाइडिंग कि अब रीस्टार्ट करते हैं, रीइंस्टेट करते हैं अपनी फाइल्स को, बिजनेस को रीस्टार्ट करते हैं, देन ही गेट स्टक के यार इट्स बीन ईयर्स नाउ। और फिर इस ड्यूरेशन में जो कंपनी के टैक्स फाइल करने थे, कंपनी के जो लीगल प्रोसीजर्स, जो लीगल स्टेटस है वो अपडेट रखना था, वो भी नहीं किया हुआ, क्योंकि उसके लिए भी कॉस्ट आती है, उसके लिए भी आपको एंगेज होना पड़ता है बिजनेस में। तो इस वजह से हुआ ये कि अब वो पूरी की पूरी उनका जो बिजनेस था या इन्वेस्टमेंट थी वो सारी उनकी लॉस हो गई। देन ही केम बैक टू मी एंड देन ही स्टार्ट आस्किंग व्हाट कैन बी द नेक्स्ट ऑप्शंस, एंड देन वी अगेन रिकमेंडेड हिम टू टॉक टू सम इमिग्रेशन अटॉर्नीज, मे बी दे कैन हेल्प हिम कि वो जो ओल्ड एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि आइडियली E2 के एक्सपेंसेस के लिए कोई एज नहीं होती है कि आपने लेटेस्ट एक्सपेंसेस होने चाहिए। यू कैन इन सर्टन सिनेरियोज ऐड द एक्सपेंसेस और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप वो भी इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर सकते हो एज लॉन्ग एज के उस इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है। बट अगर आप बिजनेस को अबैंडन छोड़ दोगे, बिजनेस को डॉर्मेंट कर दोगे, आपकी कंपनी डॉर्मेंट हो गई है, आपके सारी चीजें एक्सपायर हो गई हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप वो सारे एक्सपेंसेस अपनी E2 की इन्वेस्टमेंट में ऐड कर सको। सो ही अप्रोच द अटॉर्नी से भी बात की, अटॉर्नी से कंसल्ट किया, एंड देन अटॉर्नी आल्सो गेव हिम द सेम फीडबैक कि नो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि कंपनी एक्सपायर है, सारी लाइसेंसेस एक्सपायर हैं, everything gets expired, so naturally we cannot add that investment into the today's E2 petition. So overall, because of the time management, ये जो आपका एक पूरा एक बिजनेस का लॉस है, so eventually these all expenses turn into a loss, because अब उनको अगर अपना E2 जो है वो फाइल करना है, उसके लिए definitely he has to make a new investment, चाहे वो उसी बिजनेस को रीइंस्टेट करते हैं या कोई दूसरा बिजनेस सेलेक्ट करते हैं या कोई भी क्राइटेरिया जो है वो इन्वेस्टमेंट का वो पूरा करें, बट उनके लिए he has to make a new and fresh investments when it comes to the E2 category. तो इस वजह से वी अंडरस्टैंड के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप जॉब पे हैं चाहे बिजनेसेस में हैं, तो देयर आर सर्टन सिनेरियोज जहां पे आपको जो है वो अपनी अदर कमिटमेंट की वजह से या आपके करंट बिजनेस कमिटमेंट्स की वजह से यू हैपन टू होल्ड द प्रोजेक्ट्स और डिले द प्रोजेक्ट्स ओवर द पीरियड, बट यू नीड टू मेक श्योर कि जब तक आप इर्रिवोकेबल एक्शंस क्या होते हैं, यानी वो एक्शंस जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, जैसे आपकी लीज है, मार्केटिंग्स हैं, आपके रेंटल्स हैं, आपकी सप्लाईज हैं, आपकी ये जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं, ये इर्रिवोकेबल एक्शंस हैं कि ये रिवर्स नहीं हो सकते, इनकी कांस्टेंट और रेगुलर रिकरिंग कॉस्ट होती है। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर रेडी टू मेक अ फुल टाइम कमिटमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट अपनी प्रेपरेशंस कर सकते हो, जिसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप इनिशियल पे अपनी कंपनी जैसे बना लो, आप अपनी जो है वो प्रोफाइलिंग क्रिएट कर लो, आप EINs बना लो, बैंक अकाउंट्स रेडी कर लो, मनी ट्रांसफर्स कर लो। तो ये सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि जिसमें आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं है। But the moment you started the financial engagements and the financial commitments, you need to make sure कि आप अपना टाइम, अपने प्रायोरिटीज अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर दीजिए। अदरवाइज what will happen is it will unnecessarily increase the cost or the expenses of the business. ये हाल ही अमेरिका में नहीं जी, पूरी दुनिया में जो है वो इसी तरह ही होता है। आप चाहे मिडिल ईस्ट में हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप जब रेंट एग्रीमेंट लेते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट पे करना होता है। अगर आप पे नहीं कर रहे तो आपको वेकेट करना पड़ता है। आप जो है वो, अगर आपके पास रेंट नहीं है तो आपके पास फर्नीचर रखने की जगह नहीं है, वो फर्नीचर आपका लैंडलॉर्ड जो है वो उठा के डिस्पोज ऑफ कर देगा। आपके पास गाड़ी की पार्किंग, जब तक आपने पार्किंग यूज़ करनी है आपने उसकी पेमेंट करनी है। जब आप पार्किंग की फीस पे नहीं कर रहे तो गाड़ी जो है वो टो हो जाएगी, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, या जो है जो लैंडलॉर्ड है, जो पार्किंग स्पेस वाला है, वो आपकी गाड़ी जो है वो रिपोजेस करवा देगा, और वट एवर देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स विच कैन टेक द होल प्रोजेक्ट बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो मेक श्योर कि आप अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज, अपनी कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंगली जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स लोकल या इंटरनेशनल आप उसको प्लान करें, तो आपके पास उस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हो। अब फॉर एग्जांपल इस सारे प्रोजेक्ट में बड़ा कन्वीनियंट था कि अगर आपका चूंकि बिजनेस जब पूरा एस्टैब्लिश हो चुका था, आप उस बिजनेस को के ऑपरेशन स्टार्ट कर लेते, 1-2 एम्प्लॉयज हायर कर लेते और उसके ऑपरेशन स्टार्ट कर लेते, तो मोस्ट लाइकली आपकी यहाँ तो ये इन्वेस्टमेंट खराब होती, आपको इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स भी मिलते, बिजनेस के रेवेन्यूज भी स्टार्ट हो जाते, और आपका जो है वो E2
E2 एप्लीकेशन जो है वो भी कंटिन्यू रह सकती है। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटीज, योर कमिटमेंट्स कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू एंगेज। सो ऑल माय पॉइंट इज कि जब आप एक बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट में, स्पेशली जब आपके बजट भी लिमिटेड हों, तो आप जब भी एक बड़ी कमिटमेंट में एंटर करें तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट, ताकि आपको इस तरह के किसी अनफोर्सीन लॉसेस का जो है वो सामना ना करना पड़े। I hope this will give you the clarity how to prioritize your business and how time sensitive the business investments can be. इसके अलावा भी आपके अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो E2 वीजा से रिलेटेड या यूएस बिजनेस ऑप्शन से रिलेटेड, तो फील फ्री टू रीच टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।